गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा अब तक हम पढ़ चुके हैं कि आपकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है जब आपके एक या एक से ज्यादा व्हेन वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर, जब आपस में रिएक्ट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो आपस में जब दो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब आपके आपस में कंबाइन करते हैं तो आपको एक नया सब्सटेंस देते हैं। उस केस में आप क्या कहोगे, उसको क्या कहोगे, केमिकल रिएक्शन। जब आपके व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने केमिकल रिएक्शन के, जिनसे आपको पता लग रहा था कि अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है इसका मतलब आपकी वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर चेंज इन कलर हो रहा है इसका मतलब आपके वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर आपका चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो वहां पे भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद अगर आपके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे भी आपका क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम कुछ ऐसी अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, किसे कहते हैं और कब आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब बात करते हैं इक्वेशंस की, कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल इक्वेशन। बेटा केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड, it is a method of representing a chemical reaction with the help of symbol or formula of the substance involved in it। ठीक है बेटा, देखो आप डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन एक आपका मेथड है, एक तरीका है आपका, किस चीज का तरीका है, ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। उसमें आपका होता क्या है, इस मेथड में आपका क्या होता है, आप क्या करते हो, केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल। आप केमिकल रिएक्शन को, जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसको क्या करते हो, उस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके, किस किस एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, उन एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स के क्या लिखोगे, सिंबल लिखोगे। कंपाउंड्स का क्या होगा, कंपाउंड क्या होता है, मोर देन वन एलिमेंट बनता है तो आप उसके क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, जो भी आपके कंपाउंड या एलिमेंट उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं आप उनको जब आप सिंबल्स की हेल्प से या फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो तो उस केमिकल इक्वेशन, उसे क्या कहते, उस केमिकल रिएक्शन को आप कहते हो केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्या है, द मेथड, इट इज अ मेथड, ये एक तरीका है, किस चीज का तरीका है, ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस तरीके में क्या होता है कि आप जो सब्सटेंस आपके कंबाइन हो रहे रिएक्शन में उनको क्या करते हो बेटा, रिप्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ सिंबल, सिंबल के हेल्प से, ठीक है, और फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आपका कि केमिकल इक्वेशन जो है किस किस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहला हमारा है स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है बेटा, कि केमिकल रिएक्शन को जब आप क्या करोगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। सपोज हमने जो सबसे पहले लेक्चर में रिएक्शन ली थी, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में रिएक्शन ली थी, क्या ली थी बेटा, कि आपका ये क्या है, बर्नर है। ठीक है, ये आपका बर्नर है, यहां से आप क्या कर रहे हो, आग निकल रही है इस बर्नर से, इस बर्नर में आप क्या कर रहे हो, मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहे हो। ये आपका क्या था, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम रिबन था बेटा आपका, या मैग्नीशियम पेपर कह सकते हो, मैग्नीशियम स्ट्रिप कह सकते हो। जब आप इसको बर्न कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो आपका क्या बन रहा था, ये बर्न होके आपका क्या हो रहा था, आपका एक व्हाइट पाउडर्ड क्या मिल रहा था आपको, ऐश मिल रही थी। ऐश मतलब राख, और उस व्हाइट पाउडर्ड ऐश का नाम क्या था आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपने देखा था कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही। कैसे देखा था आपने, आपने देखा था कि मैग्नीशियम को आप जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो, हीट करते हो उसको, तो आपका क्या था बेटा, मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न कर रहे थे तो आपका क्या हुआ था, आपका एक ऐश बनी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। साथ ही साथ आपका क्या हुआ था, बोलो, चेंज इन कलर हुआ था। कैसे कि आपका ये जो ऐश थी ये क्या था, कलरलेस था। ये जो ऐश थी कैसे कलर की बनी थी, व्हाइट कलर की बनी थी। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका चेंज इन कलर हुआ है। तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कलर क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, तो आप कह सकते हो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। साथ के साथ इस रिएक्शन को करवाने के लिए आप क्या दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या है आपका केमिकल रिएक्शन है, ये आपकी क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये एक मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो हम किस किस फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले स्टेटमेंट फॉर्म में। तो अगर हम इस रिएक्शन की स्टेटमेंट फॉर्म लिखे तो आप क्या लिखोगे, व्हेन मैग्नीशियम ribbon is burned in presence of oxygen, it gives a white powder of magnesium ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, आपकी इस रिएक्शन की स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या ये इस रिएक्शन की स्टेटमेंट है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने आपकी रिएक्शन को स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, अब क्या है, जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है लोग क्या होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं। मैं अगर अपना मानूं तो मैं भी बहुत आलसी, मुझे बहुत आलस आता है इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपकी डिस्कवरी हुई कि केमिकल रिएक्शन को आप एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको आप क्या कहोगे, सॉरी, केमिकल इक्वेशन को आप एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको कहोगे वर्ड इक्वेशन। क्या कहोगे, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में बेटा आपका क्या होता है कि केमिकल, आपकी जो स्टेटमेंट जो दी हुई है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, स्टेटमेंट फॉर्म में जो आपकी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, उसको क्या करते हो, उसमें जो आपके रिएक्टेंट है आपस में जो भी कंबाइन हुए हैं साथ में, उनको आप वर्ड के फॉर्म में लिख देते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल देखो, आपका इसमें क्या है, आपका क्या है, व्हेन मैग्नीशियम, जब आपका मैग्नीशियम क्या होगा, बर्न होगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनेगा, इट गिव, क्या देगा, ये क्या प्रोडक्ट देगा, व्हाइट पाउडर, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का।
ठीक है बेटा। तो देखो आपने क्या किया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को, ये क्या थी आपकी 2 लाइन स्टेटमेंट, इसको सीधे सीधे आपने 1 लाइन में ही कंप्लीट कर दिया। तो क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म आपकी क्या होती है, पूरी स्टेटमेंट लिखी जाती है केमिकल रिएक्शन की, और उसके बाद हमारा एक नया तरीका निकला जिससे हम उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करते हैं, जिसको आप बोलते हो वर्ड इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो, पहले कहीं पे आपको स्टेटमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट की होगी केमिकल इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद वर्ड फॉर्म में की होगी, ठीक है। अब क्या है, मेरे को इस ऐसा लिखने में भी आलकस आता है, ठीक है। तो एक नया और तरीका निकाला गया जिसको आप कहते हो सिंबॉलिक इक्वेशन। क्या कहते हो, सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन में आपका क्या होता है बेटा, आप इस वर्ड इक्वेशन में जो आपके वर्ड्स यूज हुए, या फिर आप कह सकते हो जो आपके सब्सटेंस यूज हुए, जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हुए हैं या रिएक्ट हुए हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बना है, उनको आप सिंबल्स या फिर फॉर्मूले की हेल्प से लिखते हो, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम जो है उसका सिंबल क्या है, मैग्नीशियम क्या है आपका एलिमेंट है, उसका सिंबल क्या है आपका Mg, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन जो है उसका सिंबल क्या है आपका O2, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या है MgO, ठीक है बेटा। तो ये आपका, और भी आप देख रहे हो, आपने पहले इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में यूज बता रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हो उसको बताने के लिए कि रिएक्शन ऐसी हुई। तो वो बहुत एक लॉन्ग मेथड है, ठीक है। उसके बाद आपका एक नया मेथड है जिसको आप वर्ड इक्वेशन कहते हो, वो इस स्टेटमेंट फॉर्म से कंपैरेटिव थोड़ा सा छोटा था, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी लिखने में बहुत आलकस आता है, क्योंकि आप देख रहे हो आज डे टू डे ह्यूमन बींग्स जो है ज्यादा लेजी होते जा रहे हैं, ठीक है, हमेशा वो शॉर्टकट अपना रहे हैं। जैसे आपका एक शॉर्टकट ऐप चल गई है जिसको आप बोलते हो व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप में जैसे आप प्लीज को क्या लिखते हो, PLZ लिखते हो, नहीं लिखते हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये भी एक शॉर्टकट तरीका अपनाया है वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। आप सबको पता है कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है O2, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है MgO, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक और बात बता देती हूँ मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, और आप कहोगे कि ऑक्सीजन का सिंबल तो O होता है, बट मैंने O2 यहाँ पे क्यों लिखा है बेटा, आपका सिंगल O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल O रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल एटम, या फिर आप कह सकते हो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, इसका मतलब कितने हैं, 2 एटम है ऑक्सीजन के। यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा आपका जो ऑक्सीजन है एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में स्टेबल होता है। तो जब 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम आपके आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है, सिंगल जो एटम है वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसीलिए वो एटम दूसरे के साथ कंबाइन होके एक स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। इसलिए जहां पे भी आपका रिएक्शन में ऑक्सीजन लिखा हो, आप कभी भी सिंगल O ऐसे O नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे O2, क्या लिखोगे बेटा O2, ठीक है। ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं जो आपके, आप इनको क्या कहते हो, डाई एटॉमिक फॉर्म कहते हो, डाई मतलब 2 एटम्स के फॉर्म में, ठीक है, तो इनको आप डाई एटॉमिक फॉर्म कहते हो। ये जो एलिमेंट है ये क्या है, मोनो एटॉमिक, कि एक ही एटम है इसका, किसका, मैग्नीशियम का, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होता है, सिंगल एटम ही इसका स्टेबल होता है। पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डाई एटॉमिक में ही पाए जाते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, वो भी H2 पाया जाता है। जैसे आपका हाइड्रोजन आप मान लो H2, वो भी H2 के फॉर्म में पाया जाता है। H जो सिंगल एटॉमिक, या फिर आप कह सकते हो मोनो एटॉमिक के फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए हमेशा क्या कहते हो, डाई एटॉमिक के फॉर्म में पाया जाता है ये, ठीक है बेटा। और कौन कौन से एलिमेंट जो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप Cl2 क्लोरीन जो हो गया, Br2 ब्रोमीन, ऐसे ही I2 आयोडीन, ठीक है, N2 नाइट्रोजन, ऐसे ही H2 हाइड्रोजन, ऐसे ही ऑक्सीजन, ठीक है बेटा।
तो ये सारे आपके मेजॉरिटी ऑफ ये एलिमेंट हमेशा इनको याद रखना, आप डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखोगे, इनका डाई एटॉमिक फॉर्म ही क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या बोलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बेटा हम नेक्स्ट आपकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। देखो उसको स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है आपकी वो केमिकल इक्वेशन, जिंक मेटल when react with sulfuric acid gives zinc sulfate and हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन भी लिखा हो सकता है या फिर आपका लिखा होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो बेटा ये जो रिएक्शन गिवन है आपको स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको स्टेटमेंट फॉर्म में रिएक्शन गिवन होती है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, या फिर आपको वर्ड फॉर्म में करना है उसको कन्वर्ट, उसके बाद फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड करनी है। तो पहले अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दी है कि जब आपका जिंक मेटल, कोई मेटल है जिसका नाम है जिंक, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट दे रहा है एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो चाहे हाइड्रोजन लिखा हो या हाइड्रोजन गैस लिखा हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है आपका क्या होता है, आपका हाइड्रोजन आपका H2 को आप हाइड्रोजन इसको बोलते हो। ठीक है, क्या है ये, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। पर हाइड्रोजन जो है जैसे मैंने अभी बताया था एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा ही डाई एटॉम में करता है। ठीक है, तो ये H2 वैसे भी आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, और चाहे आप इसको सिर्फ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इस इक्वेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, सेकेंड आपकी फॉर्म होती है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका क्या होगा, वर्ड इक्वेशन में आपका क्या होगा, जिंक। जब आपका जिंक मेटल क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप लिखोगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, टू गिव क्या दे रहा है आपको, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक वर्ड इक्वेशन है। इसी को जब आपको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करना हो, तीसरा हमारा क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में करना हो तो बेटा क्या करोगे, जिंक का सिंबल क्या होता है आपका Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपका क्या होता है H2SO4। ठीक है, वो आपको क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट, जिंक ZnSO4 आपका मिल रहा है प्लस हाइड्रोजन जो कि गैस के फॉर्म में आपकी इवॉल्व आउट हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपका वैसे भी करवाया था किसमें, इवोल्यूशन ऑफ गैस में, कि जब आप जिंक के ग्रैन्यूल, जिंक मेटल के ग्रैन्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो तो मेटल जाके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और थोड़े थोड़े बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बबल्स जो है आपके हाइड्रोजन गैस के होते हैं। ठीक है, एरो मैंने ऊपर की तरफ आपको बताया था क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपकी गैस जो हो रही है इवॉल्व आउट हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसमें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हो गया। अब अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो इसको आप क्या बोलते हो, केमिकल इक्वेशन। देखो अब अगर आप केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसको देखो, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन।
आपने केमिकल, ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन जो गिवन थी स्टेटमेंट फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट किया है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स की हेल्प से। ये एलिमेंट है, इसका सिंबल रिप्रेजेंट किया, और फॉर्मूला, ये आप सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आपका कंपाउंड होता है बेटा। क्यों? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, और वो एटम आपस में आइडेंटिकल नहीं है। 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम, तो ये आपका क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, तो आपने क्या किया? फॉर्मूला आपने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। कौन कौन से सब्सटेंस आपके इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है उनको रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फॉर्मूला। तो ये आपकी जो रिएक्शन हुई ये क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन। अब इसमें होता क्या क्या है वो हम देख लेते हैं बेटा। ये जो है आपके दोनों क्या है? रिएक्टेंट, ठीक है, और ये आपके जो है वो दोनों क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका क्या है? मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जब कंबाइन होते हैं तो नया सब्सटेंस बनता है जिसको आप प्रोडक्ट बोलते हो। प्रोडक्ट 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो प्लस का साइन है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? प्लस का साइन आपको रिप्रेजेंट करता है रिएक्ट विद। क्या बोलोगे? रिएक्ट विद। ये आपका कोई मैथमेटिक प्लस नहीं है कि आप उसमें एडिशन करोगे या माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन करोगे, नहीं, ये आपका रिप्रेजेंट करता है रिएक्ट विद। तो अगर आप पूरा इसको पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे? व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस एरो की। ये एरो आपका क्या होता है बेटा? ये आपको बताता है प्रोड्यूसेस, और आप कह सकते हो गिव्स। ठीक है, क्या आप कहोगे? जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस या फिर टू गिव। क्या क्या गिव? आपका प्रोडक्ट दे रहा है, ये दोनों आपके प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में आपका जो ये प्लस साइन है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड। क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड। टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, तो यहां से आपको पता चल रहा है क्या है इस पूरी रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन, कि आपके एरो के इस साइड, यानी कि आपका ये कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। एरो का लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के राइट हैंड साइड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है बेटा, या फिर आप कह सकते हो कि एरो का जो हेड होता है वो हमेशा ही प्रोडक्ट की तरफ होता है, या और एरो की जो ये टेल होती है ये आपकी एरो की टेल है। एरो की जो टेल होती है वो हमेशा ही रिएक्टेंट की तरफ होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम देख लेते हैं ये देखो आपका क्या रिप्रेजेंटेशन, ये जो केमिकल इक्वेशन आपकी क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर इसमें जो आपने डिनोशंस लिखी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। देखो एरो, ये आपका एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके रिएक्टेंट है, एरो के राइट हैंड साइड आपके क्या है? प्रोडक्ट है। साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं ये Zn और H2SO4 है ये आपके रिएक्टेंट हो गए क्योंकि एरो के इस साइड है। अब बात करते हैं कि रिएक्टेंट में ये जो प्लस साइन है ये आपको बताता है रिएक्ट, यानी कि अगर आप इसको पूरा पढ़ो तो क्या है? जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इस एरो की, तो एरो का मतलब होता है प्रोड्यूस या फिर गिव। जब जिंक रिएक्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, या फिर क्या देगा? आपको प्रोडक्ट देगा। कौन कौन से प्रोडक्ट? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो प्लस साइन है आपका ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट में एंड, ना कि रिएक्ट विद। इस प्लस साइन का मतलब होता है रिएक्ट विद और उस प्लस साइन का मतलब होता है एंड। ठीक है बेटा, तो अब हम और आगे देखते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, और भी चीजें आएंगी तो इस रिएक्शन को और डीपली पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है और क्या चीजें नहीं है। अब हम देखते हैं कि केमिकल जो इक्वेशन होती है कितने टाइप की होती है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो केमिकल इक्वेशन जो है आपकी 2 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी टाइप की आपकी कौन सी होती है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो आपकी केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है बेटा, तो देखो हम पहले लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप क्या कहोगे? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस्ड chemical equation has an equal number of atoms of different element in reactant and product। ठीक है बेटा, तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें क्या कहोगे? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास क्या होता है? एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि आपके जो जो एटम इन्वॉल्व है रिएक्शन में, प्रोडक्ट की साइड जो है और रिएक्टेंट की जो साइड है, वो दोनों ही क्या होंगे? इक्वल। हम एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जो हमने रिएक्शन करी थी क्या थी? जिंक जब आपका मेटल रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको देता है या ये रिएक्शन प्रोड्यूस करती है क्या? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व आउट। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ एटम। किसके एटम इक्वल होंगे? ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट में जो जो एटम आपके किसी भी एलिमेंट के जितने एटम, जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में इन्वॉल्व हुए हैं, सेम ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में एटम ऑफ जिंक, जिंक एलिमेंट के कितने एटम है? मैंने आपको इसीलिए पहले पढ़ाया था कि ये जो आपका सिंबल जो है Zn क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको रिप्रेजेंट करता है सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो आपके जिंक के कितने एटम है? जिंक के एलिमेंट का एक एटम है। ठीक है, जिंक जो एलिमेंट है बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो वो जो है एक एटम आपका जिंक का ऐसा होगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो अगर हम बात करें क्या है? एटम ऑफ हाइड्रोजन, या सिर्फ H लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, चलो हाइड्रोजन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन जो आपका एलिमेंट है उसके कितने एटम है? यहाँ पे 2 लिखा है, किसी भी एलिमेंट के नीचे 2, 4, 6, 8 जो लिखा है, इसका मतलब वो उतने ही नंबर ऑफ एटम है उसके। ठीक है, तो ये आपका सिंगल H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन H क्या है? एक एटम है। जब यहाँ 2 लगा दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 2। तो हाइड्रोजन के एटम है आपके 2। अब बात करते हैं S जो है आपका बेटा, SO4 एक अलग चीज नहीं है। SO4 किस किस से मिलके बना है? आपका सल्फर से और ऑक्सीजन से। तो आप पहले देखोगे, आपको एक एक एलिमेंट देखना है। ठीक है, तो पहले आप देखोगे सल्फर के कितने एटम है, तो यहाँ लिखोगे एटम ऑफ सल्फर। सल्फर के कितने एटम है?
सल्फर के नीचे कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब एक एटम है। ये जो S रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल एटम ऑफ सल्फर, तो सल्फर का एटम कितना है, एक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम कितने हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, यहाँ पे देखो O जो है रिप्रेजेंट करता है सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो O के नीचे कितने लिख रखा है, 4, यानी कि आपके कितने एटम है ऑक्सीजन के, 4 एटम है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 एटम। तो ये तो आपकी बात हो गई रिएक्टेंट्स की, ये आपके क्या है, सारे रिएक्टेंट के एटम है कि रिएक्टेंट में कितने कितने एटम आपके इन्वॉल्व हो रहे। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट में क्या है। तो प्रोडक्ट में हम लेते हैं, पहले यहीं से ले लो बेटा, जितने यहाँ से जो सीरीज में आपने लिया है सेम लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने लिया था एटम ऑफ जिंक, तो हम यहाँ प्रोडक्ट में क्या लेंगे, ये आपके प्रोडक्ट के एटम्स देखेंगे हम। प्रोडक्ट में क्या लेंगे, एटम ऑफ जिंक, जिंक के कितने एटम हैं, देखो जिंक के कितने एटम है, Zn रिप्रेजेंट करता है आपका जिंक का सिंगल एटम, तो क्या इसके नीचे कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 एटम है जिंक का, ठीक है। अब बात करते हैं S, S क्या है आपका सल्फर, पर हम सल्फर लिखने से पहले यहाँ देख लेते हैं, इसी सीरीज में लिखने को कहा था मैंने आपको। तो नेक्स्ट सीरीज हम क्या किसकी चेक करेंगे, हाइड्रोजन की, तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ एटम कितने हैं, एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा, देखो आप हाइड्रोजन आपका कहाँ है, यहाँ है, तो हाइड्रोजन एक H जो है आपका रिप्रेजेंट करता है सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 एटम है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 है, देख रहे हो जिंक यहाँ पे 1 है, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है, तो प्रोडक्ट में भी 2 है। अब नेक्स्ट जो हमारा एटम आएगा सल्फर का, नेक्स्ट हम चेक करेंगे एटम ऑफ सल्फर, सल्फर के देखो प्रोडक्ट में कितने एटम है, सल्फर का है, यहाँ है, तो क्या सल्फर ये सिंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल एटम ऑफ सल्फर, तो सल्फर के नीचे आपका कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, सल्फर का एक एटम है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन के एटम देखो कितने ऑक्सीजन का है, यहाँ है, तो सिंगल O रिप्रेजेंट करता है एक एटम। अब ऑक्सीजन के नीचे आपका कुछ लिखा है, हाँ लिखा है, क्या लिखा है, 4 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जिंक के जितने एटम रिएक्टेंट में थे वो रिएक्ट हो गए, प्रोडक्ट में भी उतने के उतने ही बचे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे 1 था जिंक, तो वहां पे भी जिंक का 1 ही एटम है। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन के कितने एटम थे रिएक्टेंट में, 2, तो वो रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के एटम 2 ही है। यहाँ पे अगर हम सल्फर की चेक करें तो रिएक्टेंट में सल्फर के एटम 1 थे, यहाँ पे सल्फर के एटम कितने हैं, 1 है। अब नेक्स्ट रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम कितने थे, कितने इन्वॉल्व हुए थे रिएक्टेंट में, 4, तो प्रोडक्ट में जो बने ऑक्सीजन के एटम वो भी कितने हैं, 4। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपके एटम, जितने नंबर ऑफ एटम आपके रिएक्टेंट में है उतने ही एटम आपके किस में है, प्रोडक्ट में है, यानी कि बैलेंस हो रहा है आपका रिएक्टेंट जो है, बैलेंस हो रहा है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एटम है आपके बैलेंस हो रहे हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम के साथ, इसीलिए इस केमिकल इक्वेशन को आप कहोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा क्लियर हुआ होगा आपका। तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देखो, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं। किस किस के एटम होते हैं, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं। किन में इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में। समझ में आ गया कि रिएक्टेंट में जो आपके एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं उनके जो एटम होंगे वो इक्वल होंगे किससे, प्रोडक्ट में जो आपके एलिमेंट फॉर्म हुए हैं, प्रोडक्ट में जो जो एलिमेंट आपके बने हैं उनके नंबर से इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आपकी क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब हम आपका सेकेंड टाइप देखते हैं जो कि आपका है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेटा आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल
ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, बैलेंस में क्या था कि इक्वल नंबर ऑफ एटम, जितने रिएक्टेंट में है किसी भी एलिमेंट के, हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन एलिमेंट का एक ही एटम होगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं। क्या होते हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम। किसके एटम, चाहे एक एलिमेंट का अनइक्वल एटम हो, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होगा, या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट के भी एटम अनइक्वल हो सकते हैं। पर अगर एक का भी अनइक्वल एटम होगा, रिएक्टेंट के साइड जो एक एलिमेंट है उसका अनइक्वल है, बाकी सबके क्या है, आपके सेम है, जितने प्रोडक्ट में उतने ही रिएक्टेंट में है, सिर्फ एक एलिमेंट के एटम अनइक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो यानी कि वो इक्वेशन आपकी कैसी है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा चाहे एक एलिमेंट के एटम अनइक्वल हो, चाहे ज्यादा के अनइक्वल हो, अनइक्वल तो आपके अनइक्वल ही रहेंगे, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे अनबैलेंस का मतलब क्या है, जब इक्वल अनइक्वल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में होंगे, यानी कि आपके रिएक्टेंट में जितने एटम है उतने एटम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रोडक्ट में नहीं होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपका ये कंसेप्ट भी ज्यादा क्लियर होगा। सपोज हमने लिया आपका क्या है, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। ठीक है, कि जब आपका हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ तो आपको वाटर मिल रहा है, तो ये आपके क्या है, रिएक्टेंट। तो हम रिएक्टेंट के साइड चेक करते हैं, तो इसीलिए आप पहले ऊपर लिख लो रिएक्टेंट। ठीक है, पहला हम देखेंगे यहाँ एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आप एलिमेंट मत बोला करो इसको, सिंगल जो H है वो क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट के सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा ही एटम लिखेंगे यहाँ पे, एटम ऑफ हाइड्रोजन। कभी भी आप ये नहीं लिखोगे कि एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिखोगे बेटा, एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है, सिंगल जो H है, अगर यहाँ 2 नहीं होता तो ये क्या था, H, ये H आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। हाइड्रोजन के एलिमेंट का सिंगल H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल एटम हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अब इसके नीचे 2 लिखा है, कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब एक एटम है हाइड्रोजन एलिमेंट का, अब 2 लिखा है इसका मतलब 2 एटम है, तो यहाँ पे आपका आएगा 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, तो उस एलिमेंट के कितने एटम है, एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेटा कितने एलिमेंट है, ऑक्सीजन देखो सिंगल जो O है होता तो आपका ऑक्सीजन का सिंगल एटम रिप्रेजेंट करता, पर 2 है, यानी कि ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके कितने एटम है, 2 एलिमेंट है। एक और बात मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी आपको, जो हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं कभी भी मोनो एटॉमिक यानी कि सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए डाई एटॉमिक के फॉर्म में 2 एटम्स ही इसके स्टेबल फॉर्म में। एक एटम स्टेबल नहीं है तो वो क्या चाहेगा कि वो जल्दी से दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाए, तो इसीलिए जब 2 एटम कंबाइन होंगे उसको आप बोलते हो डाई एटॉमिक। तो ये जो दोनों है डाई एटॉमिक फॉर्म में ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑक्सीजन के कितने एटम बेटा, 2 एटम है। ये तो बात हो गई आपके रिएक्टेंट की साइड। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट की साइड। प्रोडक्ट के साइड अगर हम देखें तो सेम देखो, सेम इसी सीरीज को ले लो, एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, चेक करो। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम है, सिंगल H रिप्रेजेंट करता है सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। इसके नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 एटम है हाइड्रोजन के आपके। अब देखते हैं ऑक्सीजन, सिंगल जो O होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, एटम के सॉरी ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ नीचे कुछ लिखा है नहीं, यानी कि ऑक्सीजन का कितने एटम है बेटा, 2। एक और बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कहती थी कि ऑक्सीजन हमेशा ही डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन तो 1 लिखा है। तो बेटा यहाँ ये चीज आपको देखनी है कि मैंने यहाँ 1 लिखा है, तो ये ऑक्सीजन का एटम किसी ना किसी के साथ कंबाइन है, किसके साथ,
H के एटम के साथ कंबाइन है, अकेला तो नहीं है, इसलिए जब भी अकेला हो तो O के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, हमेशा ही ये O2 के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप चेक करो क्या यहाँ पे जिस एलिमेंट के हमने एटम लिए हैं वो इस साइड रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड इक्वल है। देखो एटम हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, एटम हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एटम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 1, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो रिएक्टेंट के एटम हैं वो प्रोडक्ट के एटम के साइड दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे। इसका मतलब ये क्या है, आपकी कैसी इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसीलिए आप कहते हो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में चाहे आपका क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट के एटम अनबैलेंस हो, चाहे एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम अनबैलेंस हो, उसको आप अनबैलेंस ही कहोगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो द नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड आर अनइक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड, ठीक है, कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड जो एटम है वो अनइक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी क्या हो गई, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं क्योंकि एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो इसकी डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज, क्या होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में, एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम, क्या होता है, अनइक्वल, बराबर नहीं होते एटम, किसके, ऑफ 1 और मोर एलिमेंट, चाहे एक एलिमेंट के बराबर नहीं होंगे, कि जैसे आपने एक एलिमेंट लिया, कौन सा, ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के एटम बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन के तो है। अगर आपके और ज्यादा एलिमेंट हो तो हो सकता है कि आपके इस इक्वेशन में 2 एलिमेंट के एटम बैलेंस नहीं हो, 3 एलिमेंट के एटम नहीं बैलेंस हो, ठीक है, किसमें, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, तो उसको आप कहोगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है बेटा। एक और बात कि आप अगर इस इक्वेशन को देखो, क्या देख रहे हो आप कि हाइड्रोजन के 2 एटम रिएक्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ, और आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर, जिसमें क्या है, आपके 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के है, और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। तो आप, ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को ये मत समझ लेना कि हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ रिएक्ट तो करे, पर इसमें ऑक्सीजन क्योंकि एक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे लिख लो, मैं साइड में लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा पास हो गया है, तो ये आपका वाटर बन रहा है, ठीक है। आप वैसे लिखते हो हमेशा नीचे ही हो, ठीक है, एलिमेंट के फॉर्मूले के नीचे ही उसका नाम लिखते हो, ठीक है बेटा। तो देखो आपका क्या है, आप ये मत सोच लेना कि 2 ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं 2 हाइड्रोजन के साथ और आपका एक बच गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन के टाइम एक जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया है, या फिर आप कह सकते हो डीकम्पोज हो गया, या आप कह सकते हो खत्म हो गया, रिएक्शन के टाइम एक खत्म हो गया और एक बच गया। ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा क्या होता है कि जब भी जितने आपके रिएक्टेंट की साइड क्या है, एटम है, उतने ही आपके प्रोडक्ट के साइड एटम होंगे, ठीक है। तो क्यों होते हैं, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या, एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो यहाँ पे यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका क्या कहता है बेटा, टोटल मास, नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की पहले डेफिनेशन बता देती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कभी भी किसी रिएक्शन में ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि मास हमेशा क्या रहेगा, रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमेशा ही सेम रहेगा। तो आप कह सकते हो कि क्या, टोटल mass of reactant is always equal to total mass of product, ठीक है, कि जितना आपका टोटल रिएक्टेंट का मास आ रहा है, कि रिएक्टेंट जितने इन्वॉल्व है उनके मास को अगर इकट्ठा किया जाए तो उनका जो टोटल मास होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो ये हमेशा ही आपका ये लॉ हमेशा केमिकल रिएक्शंस में लगेगा कि मास को आप खुद अपनी मर्जी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है, ना ही किसी एटम को या एलिमेंट को अपनी मर्जी से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हमेशा ही उतने नंबर ऑफ एटम होंगे, हमेशा ही आपके जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होगा, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, अब ये आपकी इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस है,
ठीक है, इसका मतलब इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, तो ये लॉ आपका क्या हो रहा है, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। बट आपका हमेशा केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक तरीका करेंगे जिसको आप कहते हो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि अब हम इसको बैलेंस करेंगे ताकि आपका जो मास है इस साइड और जो मास है उस साइड, जो मास टोटल मास रिएक्टेंट का है, जो टोटल मास प्रोडक्ट का है, इक्वल हो सके। अब अगर हम इसको देखें तो हाइड्रोजन का मास जो होता है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 2u होता है। तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एक हाइड्रोजन का 2u। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16u। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8, तो उसका मास 16u होता है। ठीक है, तो कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16u को। ठीक है, तो टोटल मास कितना हुआ, 2 जा 4, 4u प्लस 16 2 जा 32u, जो कि टोटल आपका होता है 36u। ठीक है बेटा, 36u यहाँ हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोजन का मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 2u होता है। तो हाइड्रोजन आपके कितने, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन है कितने, एक ही है, तो आप 16u को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको एज इट इज रखो क्योंकि 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 ही होता है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, 2 2 जा 4, ये u है, 24 मत समझ लेना इसको, ये u है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी इसको u ही है। u क्या होता है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास की यूनिट जो होती है उसको आप u से रिप्रेजेंट करते हो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4u हो गया आपका, 4u प्लस 16u कितना हो गया, टोटल 20u। कितना हुआ बेटा आपका, टोटल हुआ 20u। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 16u है, यहाँ पे 20u है। क्यों है ये डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो अगर आप इसमें 16 ऐड करोगे तो ये भी 36 हो जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन कैसे अनबैलेंस है, यहाँ पे जितने एटम है वहां पे उतने एटम नहीं है, नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये इक्वेशन थोड़ी सी गलत है आपकी। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वेशन मैंने गलत लिखी है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है इस इक्वेशन में। ठीक है, ये कैसी है, अनबैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे ताकि आपकी इक्वेशन क्या हो जाए, सही हो जाए, और आपका जो लॉ था, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या हो जाए, प्रूव हो जाए। ठीक है, तो हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम कल करेंगे, वो है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक और बात यहाँ बता देती हूँ, हम बैलेंस क्यों करेंगे, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करना है कि जो मास, टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन कैसे, अनबैलेंस। आप कह सकते हो नंबर ऑफ एटम जो है वो यहाँ पे रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट के है वो इक्वल नहीं है। तो कल हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, एक नया मेथड सीखेंगे। ठीक है, ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।